Hey guys, hi. So in the last classes हम लोगों ने almost पूरा circulatory system खत्म कर लिया है. Now we have oh sorry my bad printer की wire. Now we have very little to do and we are just going to try to understand the regulation. ठीक है, अब हम सिर्फ regulation पे हैं. This also works. So now we are just going to talk about the regulation of heartbeat and some regulatory disorders. उसके बारे में बात करेंगे and then we can wind this chapter and start with the next one which is excretory products and their elimination. So let's get started. So regulation of heartbeat. So इतना हमें already पता है कि भाई इंसान का heart, our heart is myogenic, right? That means अपने बीट का जनरेशन वो खुद करता है. So we already understand about the SA node and AV node and that the SA node is the one जो contraction को initiate करता है. पूरा का पूरा heart खुद contract कर सकता है. Remember this. It is just that the SA node contracts at the maximum speed. And आपके NCERT के हिसाब से that speed is 75. एक चीज़ और याद रखना बेटा. SA node can contract at actually 100, but normally parasympathetic nervous system उसको नीचे रखता है. अब ये parasympathetic nervous system क्या है और sympathetic nervous system क्या है, हम बहुत जल्दी nervous system पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे that there are two parts. Central nervous system, आपका brain and spinal cord, whereas peripheral nervous system, which is the nerves originating nerves and receptors जो central nervous system, brain और spinal cord से निकलते हैं. Now peripheral nervous system में जो involuntary चीज़ें हैं, cardiac muscle is one of the involuntary muscles. Involuntary चीज़ों को regulate करने के लिए हमारे पास autonomic nervous system है. नाम ही autonomic है, इसका मतलब है कि जो कमांड रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो हमें ऑटोमेट करना है, जिसको ऑटोमेटिक करना है, उस पार्ट का, उसको रेगुलेट करने के लिए जो नर्वस सिस्टम हमारे पास अपॉइंटेड है, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो ब्रांचेस होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. क्या फ़र्क है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में? सी आप जब सिंपैथेटिक सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? व्हेनेवर यू थिंक ऑफ द वर्ड सिंपैथेटिक, व्हाट कम्स टू योर ब्रेन? यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट sympathy, doing something for somebody. Basic idea वही होता है ना sympathetic का. So when we say sympathetic nervous system, basically what we are talking about, the autonomic nervous system जो आपके बॉडी को प्रिपेयर करता है. किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है? For handling any emergency situation. That means fight, flight, fright. तीन चीज़ें. पहले फ्लाइट, फ्राइट, फाइट. कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, जब आपको डर लग रहा हो, फ्राइट, डरना, FR, ये वो फ्राइट, FRIGHT. फ्लाइट यानी भागना हो, दौड़ना हो, और फाइट लड़ना हो. सो इमरजेंसी सिचुएशंस, आपने शेर देख लिया, नॉट इन अ जू, आपने सांप देख लिया, नॉट आउटसाइड बट इन द विसिनिटी ऑफ योर होम, तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होना तय है. और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आवर बॉडी हैज़ क्रिएटेड दिस शॉर्टकट over years of evolution, not just years, centuries of evolution, thousands of years of evolution, कि किसी सिचुएशंस में हमेशा सोच कर काम करना इज़ नॉट परफेक्ट. अभी मुझे ये चाय पीना है तो मैं इसे सोच कर काम कर रहा हूँ. बट इफ़ आई सी अ लायन, दैट इज़ नॉट अ टाइम टू थिंक कि लायन के हेयर का कलर क्या है, लायन के हेयर का लेंथ क्या है. इट्स जस्ट दैट आई हैव टू स्ट्रेट अहेड आइडेंटिफाई कि भाई ये लायन है, भागो. सिंपल, नो मोर थिंकिंग देयर. आपके नीट में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, उस समय आप सोचते नहीं हो, आपको पता है 3 ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, उसके अलावा जो भी होगा सो इट शुड कम वेरी ऑटोमेटिक। सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसको छोड़ के जो भी है टिक करो, मत सोचो उसके बारे में। सो सिंपैथेटिक ब्रांच is the one that prepares you for emergency situation which could be flight, fright or fright। अब ये तो नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स है। नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स हम आगे पढ़ने वाले हैं इज वेरी क्विक इन ऑल द केसेस, बट इट्स शॉर्ट लास्टिंग। अगर हम मुझे शेर दिखा तो मेरा नर्वस सिस्टम बहुत जल्दी फायर करेगा, बिल्कुल सही बात है, बट सिर्फ कुछ समय के लिए फायर कर पाएगा, कुछ समय के लिए सस्टेन कर पाएगा। बहुत जल्दी नर्वस सिस्टम को किसी और सिस्टम को रिक्रूट करना पड़ेगा, हिस्सेदारी मंगानी पड़ेगी सो दैट वो भी आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करे। अब ये एक्स्ट्रा सिस्टम कौन है? ये एक्स्ट्रा सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम है। सो आपके बॉडी में एक हार्मोन्स का सिस्टम है। हार्मोन्स का सिस्टम आर केमिकल मैसेंजर्स विच आर रिलीज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, और इस एंडोक्राइन सिस्टम का एक हिस्सा होता है एड्रीनल मेडुला। व्हाट इज एड्रीनल मेडुला? आपके किडनीज के ऊपर, हमारे किडनीज के ऊपर एक छोटा सा टोपी जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज एड्रीनल ग्लैंड। दिस एड्रीनल ग्लैंड के 2 पोर्शंस हैं, एक बाहर का पोर्शन जिसको आप कॉर्टेक्स कहते हो, किसी भी सॉलिड ऑर्गन के बाहर का पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है, किसी भी सॉलिड ऑर्गन के अंदर का पोर्शन को मेडुला कहते हैं। सो एड्रीनल मेडुला दे रिलीज हार्मोन्स कॉल्ड एपिनेफ्रीन और एड्रीनलिन जो कह लो, एंड नॉर एपिनेफ्रीन या नॉर एड्रीनलिन। सो adrenal medulla in response to the sympathetic nervous system, epinephrine या adrenaline या norepinephrine या noradrenaline रिलीज करता है। एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन इसी सिस्टम को, इसी प्रोसेस को प्रोलॉन्ग करते हैं। प्रोलॉन्ग करते हैं मतलब उसको आगे तक चला के ले जाएंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज रखेंगे, आप ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज रखेंगे। वंस अगेन वाई? फ्लाइट, फ्राइट, फ्राइट। तो एज अ पार्ट ऑफ इट द स्ट्रेंथ एंड, दोनों चीज बेटा, द स्ट्रेंथ एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दोनों इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। सो जब इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम हमारी बॉडी का एक्टिवेट होता है, वी इंक्रीज द नंबर ऑफ, वी इंक्रीज द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, बट वी ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यानी अगर एक सिंगल स्ट्रोक वॉल्यूम में आपका हार्ट अराउंड 70 ml ब्लड को पंप कर रहा है, तो अब ये 70 ml से 100 ml हो सकता है। एंड यू शुड बी सरप्राइज्ड कि अगर देखो, नॉर्मली अगर आप 70 ml को मल्टीप्लाई करो तो 7 6 42, राइट? 70 नॉट 70 ml, 75 बीट्स पर मिनट, 7 7 49, अराउंड 5000 ml यानी 5 लीटर्स ब्लड आपका एक सिंगल मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। देखो, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml, हार्ट रेट इज 75। तो अगर मैंने कार्डियक आउटपुट निकाला, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। सो 70 multiplied by 75. If you do the calculation, it would come somewhere around 40 ml, which is around 5 liters. Perfect है ये. But this is only under the normal circumstance. In case of emergency situations, हमारा हार्ट 5 लीटर से ज़्यादा ब्लड पंप कर सकता है। ये कितना जा सकता है बेटा? इट कैन ईजिली गो अप टू 20 लीटर्स, नॉट जस्ट 5। फॉर एथलीट्स इट कैन गो टू 20-25 लीटर्स तक ये ब्लड वॉल्यूम जा सकता है। हमने कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। आपका हार्ट रेट कैन इवन गो टू 160, 170, 180। स्ट्रोक वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। So because of the epinephrine, norepinephrine,
बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फायरिंग हमारा हार्ट रेट, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हेंस हमारा कार्डियक आउटपुट काफ़ी लेवल तक इंक्रीज हो सकता है. बट क्या these are the only systems that control our heart? No. But yes, these are few of the most fast systems that are going to control it. इसके अलावा क्या है? We have the RAS system or simply RAS, renin, angiotensin, aldosterone system. अब ये सिस्टम हम किडनीज में डिटेल में पढ़ते हैं, बट ये सिस्टम करता क्या है? देखो, रेनिन एक एंजाइम है जो आपका किडनीज रिलीज करता है व्हेन इट डिटेक्ट्स दैट ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर हैज डिक्रीज्ड. जब रेनिन सिक्रीट होगा, रेनिन एक कंपाउंड एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है. एंजियोटेंसिन पहले 1 बनता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 बनता है. सो रेनिन को किसने बनाया? रेनिन को बनाया किडनीज ने. अब किडनी ने जब रेनिन को बनाया तो आगे क्या होगा? आगे एंजियोटेंसिन 1 और फिर एंजियोटेंसिन 2 बनेगा. एंजियोटेंसिन 2 इज अ वेजोकंस्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, बट एट द सेम टाइम एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट कराता है. अब एल्डोस्टेरोन क्या है? वंस अगेन ये हम एंडोक्राइन सिस्टम और किडनी में पढ़ेंगे. एल्डोस्टेरोन आपकी किडनीज को बोलता है रीएब्जॉर्ब सोडियम, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करें. जैसे सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा, वाटर को भी रीअब्जॉर्ब होना पड़ेगा, बिकॉज वाटर फ्लोज फ्रॉम हाइपो टू हाइपरटोनिक. वाटर अपने कॉन्सेंट्रेशन से, वाटर अपने लेस कॉन्सेंट्रेशन, अपने हाई से अपने लेस कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ता है. तो अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ तो रेनिन रिलीज होगा, रेनिन रिलीज हुआ तो एंजियोटेंसिन रिलीज होगा, एंजियोटेंसिन रिलीज हुआ तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा. एल्डोस्टेरोन वेजोकंस्ट्रिक्टर है, तो ब्लड प्रेशर को थोड़े समय के लिए स्टेबलाइज करेगा, और तब तक एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा चुका होगा. जैसे सोडियम और वाटर किडनी से रीअब्जॉर्ब हुआ, कहाँ जाएगा? हमारे ब्लड स्ट्रीम में. अब ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ द रास सिस्टम एडेड बाय किडनीज हेल्प इन कंट्रोल ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. These are not the only systems. We also have एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन हार्ट के रेट को, हार्ट रेट को और हार्ट स्ट्रेंथ के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, बिल्कुल सही. बट दे ऑल्सो कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स एंड वेन्स इन द स्किन एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स. देखो, फाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के समय हमें अपना सारा ब्लड कहाँ चाहिए? इन द लिम्स, इन दी मसल्स. उस समय हमें ये ब्लड को यूरिनरी ब्लैडर या डाइजेस्टिव सिस्टम के पास नहीं भेजना. क्यों? क्योंकि आपको शेड से भागना है. यू डोंट हैव टू डाइजेस्ट द फूड, एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर. तो वाई टू सेंड द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम उसको इस्तेमाल ही नहीं करेगा? सो एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन वेजोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कराएंगे, और ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करा के ब्लड को कहाँ डायरेक्ट करेंगे? टूवर्ड्स द मसल्स एंड अवे फ्रॉम द स्किन एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स. एब्डोमिनल और ऑर्गन और स्किन से अवे एंड टूवर्ड्स द कार्डियक मसल, टूवर्ड्स द स्केलेटल मसल, सो दैट ये मसल्स आपके बहुत अच्छे से काम कर सकें एंड एज अ रिजल्ट ब्लड को पंप कर सकें. फिर आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. देखो, डायूरेसिस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है यूरिन वॉल्यूम का इंक्रीज होना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायूरेसिस? इंक्रीज ऑफ यूरिन वॉल्यूम. एंटी डायूरेटिक हार्मोन डायूरेसिस को प्रिवेंट करने की बात हो रही है. ओके, तो एंटी डायूरेसिस तब रिलीज होता है वंस अगेन व्हेन बॉडी डिटेक्ट्स कि बॉडी इज डिहाइड्रेटेड. अब बॉडी डिहाइड्रेटेड अगर होगी तो ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होगा. ब्लड वॉल्यूम को अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मैं कैसे करूंगा? एडीएच को सिक्रीट कराऊंगा.
एडीएच फिर से जाके किडनी को बोलेगा रीअब्जॉर्ब वाटर, राइट। एडीएच जाके फिर से किडनी को बोलेगा रीअब्जॉर्ब वाटर। जैसे हम वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगे, वाटर फिर से ब्लड स्ट्रीम में आएगा और ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। इसके अलावा ADH ऑल्सो कॉजेज वेजोकंस्ट्रिक्शन, ADH भी वेजोकंस्ट्रिक्शन कराएगा, सो दैट नेट प्रेशर थ्रू दी सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्रीजेस। अब देखो, दो चीज आपको यहाँ पे समझनी है। हम दो वॉल्यूम्स की बात कर रहे होते हैं जब हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस रूम के अंदर हवा के दबाव की बात करूं तो आई कैन टॉक अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ एयर विद इन द रूम। Amount of air being a gas or a fluid, we can say volume of air. अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एयर और मास ऑफ एयर या वेट ऑफ एयर जो भी कह लो आप, इस रूम के अंदर बढ़ा दूं तो द प्रेशर इन द रूम विल इंक्रीज। दूसरा, इफ आई डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्स ऑफ दिस रूम, वंस अगेन प्रेशर विल इंक्रीज। तो प्रेशर को इंक्रीज करने के दो रास्ते हैं। जिस ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है उस ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स, उसको इंक्रीज कर दो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम दोनों रास्ते अपनाते हैं। बाय द रास सिस्टम, एल्डोस्टेरोन को कह के हम सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करा रहे हैं। वी आर रीअब्जॉर्बिंग सोडियम एंड वाटर। दिस विल इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। सेम टाइम पे ADH से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा के वंस अगेन वी आर इंक्रीजिंग दी ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराने के समय जब ब्लड का जिस वेसल से फ्लो कर रहा है उस वेसल की डायमीटर को रिड्यूस करा रहे हैं, वेसल की डायमीटर को रिड्यूस कराएंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम प्रेशर बढ़ जाएगा। तो देयर आर मल्टीपल वेज जिससे हम ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं एंड दीज आर द लॉजिक्स दैट वर्क। ठीक है, एक लास्ट हार्मोन जो हमें पढ़ना है दैट इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। अभी तक सब चीजों ने ब्लड वॉल्यूम या प्रेशर को इंक्रीज किया था। वी हैव इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट सो फार। एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड इसका ठीक ऑपोजिट करता है। यूरेटिक, यूरेटिक मींस यूरिन। नाट्री वर्ड आया सोडियम से। सोडियम का लैटिन नेम अगर आपको याद हो, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, दैट इज नाट्रियम। सो एट्रिया से सिक्रीट होने वाला नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड सोडियम को यूरिन में ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। कैसे? किडनीज को बोलेगा डू नॉट रीअब्जॉर्ब सोडियम। ANP की वजह से किडनीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को डिक्रीज करेंगे और एल्डोस्टेरोन क्या करता था? सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता था। तो ANP जाके किडनीज को बोलेगा डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम विल फॉलो डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड सोडियम को बाहर थ्रो कराएगा। सोडियम को बाहर थ्रो कराते ही ऑटोमेटिकली वाटर भी बाहर थ्रो होगा। When the sodium exit is decreased, water exit is decreased, overall the blood volume and pressure will be decreased. तो ये फिर से हम किडनीज में पढ़ेंगे कि ANP सिस्टम एंड RAS सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। RAS सिस्टम ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को इंक्रीज करता है, ANP सिस्टम ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर को डिक्रीज करता है। एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। सो रिलीज बाय सेल्स ऑफ द एट्रिया, ANP लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम बाय प्रमोटिंग द लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड ऑल्सो कॉजिंग वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन ऑफ द किडनी का ब्लड वेसल्स के कारण कोई रीअब्जॉर्प्शन का समय ही नहीं देते किडनी को। किडनी को बोलते हैं जल्दी से
वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को कम करो और वाटर को बाहर फेंको. सो दिस इज हाउ वी रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय यूजिंग मल्टीपल सिस्टम्स. अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसा होगा जो आप इस चैप्टर में नहीं, एनसीईआरटी के अगले चैप्टर में पढ़ते हो, विच इज़ एक्सक्रीशन में. बट बेटा जितना कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे उतनी चीज़ें हमारे लिए अच्छी होगी. ईसीजी की कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हमें पता होनी चाहिए. यू कैन रिमेंबर दैट फॉर नाउ, राइट नाउ. अगर पी वेव बढ़ा, पी वेव वॉज डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो अगर पी वेव बढ़ा है यानी एट्रिया बढ़ चुका है, दैट इज वाई. क्यू वेव, क्यू वेव क्या था, जब सेप्टा डिपोलराइज हो रहा था तब क्यू वेव आ रहा था, नॉट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू वेव. तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो क्यू वेव हमारा बड़ा हो जाएगा. इनलार्ज्ड आर वेव, इनलार्ज आर वेव ये इंडिकेट करता है कि वेंट्रिकल्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि आर वेव इज वेंट्रिकल. टी वेव फ्लैट हो गया, टी वेव ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर फ्लैटर टी वेव है तो टी वेव इज ड्यू टू द रीपोलराइजेशन. ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा बिकॉज ऑफ एनी नंबर ऑफ रीजन, तो टी वेव आपका फ्लैट हो सकता है. सो दीज आर सम ईसीजी एबनॉर्मलिटीज दैट वी शुड अंडरस्टैंड. अब हम लास्टली आएंगे कुछ और डिसऑर्डर्स के तरफ, एंड ध्यान से सुनना, बिकॉज दो चीजें हैं यहाँ पे बेटा. पहली चीज ये है दैट ऑफ कोर्स these disorders they are related with each other. ऐसा लगेगा कि ये एक सीक्वेंस में काम कर रही हैं और ये एक सीक्वेंस में काम कर सकते हैं, डेफिनेटली करेक्ट. बट दैट डजंट मीन ये हमेशा सीक्वेंस में ही काम करेंगे. देयर कुड बी अदर रीजंस एज वेल. ओके, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू लिसन टू दीज लॉजिकली, वेरी आराम से. एक बार अगर लॉजिक क्लियर हो गया देन देयर इज नथिंग हियर. बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर. हमें पता है हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए. नॉर्मल सिचुएशंस में इट शुड बी 120/80. 120 सिस्टोल, 80 डायस्टोल. अगर हमारा प्रेशर 120/80 की जगह 140/90 को ब्रीच कर रहा है, इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 120/80 टू 140/90, तब हम कहेंगे द ब्लड प्रेशर हैज़ इंक्रीज. वाई? Sugar, salt, these are the two most popular enemies of blood pressure. देखो जब भी आप see now I think even many students, teenagers have started consuming tea and coffee. Right now also I am drinking tea, but this is green tea. इसमें कोई salt नहीं, कोई sugar नहीं है. It's just water and tea leaves, that's it. So I wouldn't advise you to have black coffee. Do not have black coffee. दुनिया जो भी कहे, if you want to add some milk, थोड़ा सा, and add some sugar. बेटा मिल्क ऐड कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आप शुगर ऐड कर रहे हो. मिल्क में लैक्टोज ही होता है, राइट? लैक्टोज इज अ शुगर. डोंट ऐड टू मच ऑफ शुगर्स इन योर टीज एंड कॉफीज. आपको मीठापन चाहिए, add some sugar. Do not add too much of sugar. दूसरा इज सॉल्ट. अभी अभी हम समझ चुके हैं अगर बॉडी में सॉल्ट है तो बॉडी वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करेगा, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करने के लिए. वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा. सो इसीलिए बेस्ट है कि कंज्यूम लेस शुगर एंड लेस टी. If you consume whole food, sorry, less sugar, less salt. Consuming whole foods ensures कि हम ऐसा कर पा रहे हैं. Now we are going to talk about coronary artery disease. देखो किसी भी आर्टरी में डिजीज हो सकता है. Why? Blood is flowing under pressure. कोरोनरी आर्टरी डिजीज मीन्स कोरोनरी आर्टरी में डिजीज हो रहा है. कोरोनरी आर्टरी कौन सी थी? वो आर्टरी जो हार्ट के वॉल को ब्लड प्रोवाइड करती थी, दैट वाज कोरोनरी आर्टरी डिजीज. अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या हो सकता है? आर्टरी नैरो हो सकती है. क्यों नैरो होगी? क्योंकि आर्टरी के सरफेस पे कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम या कोई फाइब्रस टिश्यू का इंक्रीजमेंट हो चुका है. ओके, नॉर्मली ये तब होता है जब कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट्स स्टिकिंग टू दी आर्टरीज. जब हमारा कोलेस्ट्रॉल इनटेक बढ़ जाता है, हमारा सैचुरेटेड फैट इनटेक बढ़ जाता है,
Saturated fat is bad for us. It easily sticks to itself and sticks to, चिपक जाता है wall of the artery से. जब भी ऐसा होगा तो कोरोनरी आर्टरी का लूमेन यानी द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ द ब्लड वो रिड्यूस हो जाएगा. उसी को कहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस और सिंपली कोरोनरी आर्टरी डिजीज. अब एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम बहुत सिंपल है. अगर हार्ट के वॉल को इनफ ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन का अमाउंट विल बी लेस. और इवन दो हार्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करके एनर्जी निकाल सकता है, इट इज वेरी बैड एट डूइंग इट. हमारे हार्ट को एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी निकालने की आदत है. इट डज नॉट टॉलरेट लैक्टेट वेल. आपके स्केलेटल मसल्स लैक्टेट को टॉलरेट कर सकते हैं बट हार्ट नहीं कर सकता. तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो हार्ट टिश्यू में एक पेन सा फील होगा. वो पेन हम पूरे चेस्ट रीजन में, इवन नेक रीजन में फील करते हैं. दैट पेन इज कॉल्ड एंजाइना. ठीक है. तो यहां पे आप एक चीज तो देख ही चुके हो कि कैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी विल लीड इनटू एंजाइना पेक्टोरिस. सीएडी की वजह से एंजाइना हो रहा है. ओके. अब एंजाइना इज द बिगिनिंग ऑफ अ प्रॉब्लम. अगर एंजाइना हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं दैट मीन्स समथिंग इज इशू, वी शुड टोटली गेट इट चेक्ड, राइट. अब आता है हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड हार्ट अरेस्ट, सो कार्डियक अरेस्ट. अब देखो यहां पे समझना बात को. अगर एंजाइना है यानी हार्ट वॉल को इनफ ब्लड नहीं मिल रहा. जब भी हार्ट वॉल को इनफ ब्लड नहीं मिल रहा, दैट इज कॉल्ड, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इस्कीमिया. ओके. इस्कीमिया मीन्स लेस ऑक्सीजन. अब लेस ऑक्सीजन होगा तो द हार्ट टिश्यू बिगिंस टू डाई. ओके. हार्ट टिश्यू बिगिंस टू डाई. दैट इज हार्ट अटैक. पुराने जमाने में जब किसी राजा या रानी के ऊपर अटैक होता था तो क्या करते थे? उस महल में या उस स्टेट में खाना पानी भेजना बंद करवा देते थे, सारे रोड्स ब्लॉक करा देते थे. तो कुछ ऐसे समझो, अटैक करने के लिए मैंने खाना पानी बंद करा दिया. कैसे बंद कराया? द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूसेस. सो व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. हार्ट मसल डैमेज हो रहा है. क्यों डैमेज हो रहा है? क्योंकि उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा. सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलना, इस्कीमिया. उसके कारण टिश्यू का डेथ होना, दैट इज हार्ट अटैक. हार्ट अटैक इज अ सर्कुलेशन प्रॉब्लम. सॉरी, इट्स एक्चुअली अ टिश्यू का प्रॉब्लम. क्यों टिश्यू का प्रॉब्लम हो रहा है अभी इसको थोड़े समय के लिए भूल जाओ. इट्स अ सर्कुलेशन प्रॉब्लम. इट्स व्हाई इज इट अंडर अटैक? बिकॉज कोरोनरी आर्टरी में डैमेज या ब्लॉकेज की वजह से आपके हार्ट को इनफ ब्लड नहीं मिल रहा. ओके. अब ऐसे केस में हार्ट बीट करना रुक सकता है. दैट इज कार्डियक अरेस्ट. कई बार हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं एंड वो चलेगा इन अ वे. क्यों? हार्ट का टिश्यू को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो हार्ट बीटिंग कैन स्टॉप. बट इट नीड नॉट बी दैट्स द ओनली रीजन दैट हार्ट बीटिंग हैज स्टॉप. इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी ऐसा हो सकता है, राइट. उस समय ऑक्सीजन मिल रहा था बट शॉक की वजह से हार्ट का बीटिंग रुक गया फॉर सम रीजन. सो दैट इज व्हाई हार्ट अटैक इज समटाइम्स सिनोनिमसली यूज विथ हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, बट थोड़ा माइन्यूट सा फर्क है. हार्ट अटैक, लेस ऑक्सीजन, डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू. कार्डियक अरेस्ट, बीटिंग हैज स्टॉप्ड. अब जब बीटिंग स्टॉप हो गई तो क्या होगा? द फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट दैट विल बी स्टॉप्ड. हार्ट का काम क्या था? पंपिंग ऑफ ब्लड. जब पंपिंग ऑफ ब्लड को ही रोक देंगे, दैट इज हार्ट फेलियर. हार्ट हैज फेल्ड नाउ. ओके. अब हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम क्या होगा? ब्रेन को लेस ब्लड, लंग्स को लेस ब्लड, किडनीज को लेस ब्लड. तीन ऑर्गन्स बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं. ब्रेन,
हार्ट फेलियर की वजह से ब्रेन डेथ भी होना शुरू हो सकता है। सो हार्ट फेलियर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द कंजेशन। अब ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा। अब हार्ट फेलियर का एक सिम्टम ये होता है कि कंजेशन इन द लंग्स। देखो, कंजेशन इन द लंग्स इज वन ऑफ द सिम्टम एनसीईआरटी बोलती है, बट ऐसा क्यों वो बोलती है? व्हाई डज इट वांट टू से दैट? क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो आपके लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं आ रहा, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जमा हो जाएगा ना। देखो, ये 4 चेंबर्स थे ना, अगर हार्ट हैज फेल्ड तो लेफ्ट एट्रियम में द ब्लड विल एक्यूमुलेट। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहां से आता था? पल्मोनरी वेन में से। पल्मोनरी वेन में ब्लड कहां से आता था? लंग्स से। अब अगर ब्लड नहीं फ्लो हो पा रही है तो ये रास्ता जाम पल्मोनरी वेन का, यानी ब्लड कहां एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा? लंग्स में। और लंग्स में कंजेशन सा फील होगा। दैट इज वाई इट मे लीड टू कंजेशन ऑफ द लंग्स। सो हार्ट फेलियर का वन ऑफ द सिम्टम इज कंजेशन ऑफ द लंग्स। ठीक है, सो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो दैट इज नॉट, सो दिस इज द एंड ऑफ इट। सो एक बार मैं समराइज कर रहा हूं। ब्लड प्रेशर, ज्यादा सॉल्ट, ज्यादा शुगर। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मींस कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन के कारण सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन रिड्यूस। एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस, ऑक्सीजन का सप्लाई रिड्यूस हुआ तो हार्ट में पेन होगा। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा समय तक रिड्यूस हुआ तो हार्ट विल कम अंडर अटैक, इट माइट स्टॉप बीटिंग एंड इट माइट फेल। फेलियर, लॉस ऑफ पंपिंग। अटैक, लॉस ऑफ contractions of the heart because of the death of the tissue. लॉस ऑफ कंट्रैक्शंस को स्पेसिफिकली हम कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे कि अब वो कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, सो कार्डियक अरेस्ट, स्टॉप्स बीटिंग। क्यों? क्योंकि आपका जो पेशेंट है उसका हार्ट टिश्यू हैज बीन डैमेज्ड। ठीक है, सो कभी कभी जब ब्लॉकेज होता है तो हम वी गिव क्लॉट ब्लस्टर्स। अगर क्लॉट के कारण ब्लॉकेज हुआ है तो हम क्लॉट ब्लस्टर्स को देके क्लॉट को डिसॉल्व कराते हैं। अगर वैसे भी नहीं होता तो, और कोरोनरी आर्टरी अगर जैम हो चुकी है तो एक स्टेंट, एक स्टील का मेश इंसर्ट किया जाता है कोरोनरी आर्टरी में, उसको इन्फ्लेट करके कोरोनरी आर्टरी को दोबारा खोला जाता है। राइट, सो एंड अगर हार्ट हैज इज डेड तो फिर तो वी हैव टू ट्रांसप्लांट द हार्ट फ्रॉम सम अदर पेशेंट हु इज अबाउट टू डाई। राइट, सो अगर हार्ट में सिग्निफिकेंट डैमेज हो चुका है तो फिर तो देयर इज नथिंग पॉसिबल, वी हैव टू रिप्लेस द हार्ट। और उस केस में हम एक ही काम कर सकते हैं, वी हैव टू टेक द हार्ट फ्रॉम सम अदर पेशेंट। हार्ट वेल्व फेल हो चुका है, देन वी हैव टू रिप्लेस द वेल्व। अब इसमें एक चीज़ अच्छी बात क्या है कि हार्ट वेल्व आजकल सिंथेटिक भी आते हैं। राइट, सो वी कैन मेक आर्टिफिशियल वेल। इंडिया में भी वेल्स अब बनते हैं, उस वेल की मदद से वी कैन रिप्लेस द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बाइकस्पिड वेल बहुत ज़्यादा अंडर अटैक आता है, तो दैट इज़ वाई बाइकस्पिड वेल का सर्जरीज बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड सो वी डू दीज काइंड्स ऑफ जुगाड़ टू हेल्प द हार्ट कंटिन्यू इटसेल्फ। सो आज के लेक्चर में वी फिनिश द चैप्टर दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। वी टॉक्ड अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स, ब्लड, द फ्लूइड, हार्ट, द पंप, ब्लड वेसल्स, द पाइप। ठीक है, so I hope the chapter was clear to you. If you have any doubts, leave beyond beside the comments, and try to practice better as much as possible, and when you do, I am very sure you will do better. ठीक है, so very soon we'll start the next chapter, I think, which is excretion. Once again, physiology के chapters amazing भी है, complicated भी है, so if you are consistent there won't be any problem. ठीक है, so take care, bye bye, we'll meet soon, all the best.